प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के बीच तीसरी अंतर सरकार परामर्श बैठक नई दिल्ली में हुई। परामर्श बैठक IGC के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय महत्व के संबंधों को मजबूत किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, उच्च तकनीक, कौशल विकास, विज्ञान और तकनीक, रेलवे, पेयजल तथा कचरा प्रबंधन, शहरी विकास और कृषि क्षेत्र पर 18 समझौते हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश के बंदरगाहों को हरित स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों को विश्व स्तरीय बनाने और जल परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 2% की वृद्धि करने की योजना बनाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर को होने वाली स्थानीय निकाय चुनाव के मतगणना का काम अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा और धांधली के चलते ये कदम उठाया है। भाजपा ने चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल के 3 स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे टालने का स्वागत किया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के 3 स्थानीय निकाय में 3 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, जिसमें राज्य की विपक्षी पार्टियों ने धांधली का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले आचार संहिता उल्लंघन के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। सबसे ज्यादा मामले सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को गंदा करने से संबंधित हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सुपौल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश और लालू पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए ये 2 शख्स जिम्मेदार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही वे विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से भी चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश की विकास दर इस वित्तीय वर्ष में 7.5% को पार कर सकती है। साथ ही शक्तिकांत दास ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटे को भी 3.9% से कम करने की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले महीने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी शुरू करेगी। इस बीच वित्तीय सचिव रतन वहाल ने कहा है कि मुश्किलों के बावजूद सरकार वित्तीय मजबूती को बनाए रखने में कामयाब रही है। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने कालेधन का खुलासा करते हुए कहा है कि 30 सितंबर को बंद हुई विदेशी कालाधन अनुपालन खिड़की पर कुल 638 लोगों ने विदेशों में जमा 4147 करोड़ रुपए के कालेधन का खुलासा हुआ है, जो इससे पहले घोषणा की गई 3770 करोड़ रुपए राशि से अधिक है। राजस्व सचिव ने कहा कि 90 दिन की अवधि वाली कालाधन अनुपालन खिड़की पर घोषित 4147 करोड़ रुपए के विदेशी कालेधन पर सरकार को कुल 2488 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए नियमित जमानत के लिए सुनवाई अदालत में जाने का निर्देश दिया है। सोमनाथ भारती की पत्नी के साथ घरेलू हिंसा का मामला आपस में सुलझाने के लिए कोर्ट में मध्यस्थता से किया इनकार। शीना बोरा हत्या मामले में मुंबई की अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी सहित उनके पूर्व पति संजीव खन्ना के आंदोलनकारियों ने आज भारत नेपाल सीमा के कुछ भागों को अवरुद्ध कर दिया है। इससे पहले कल भारत से लगभग 100 से अधिक ट्रकों ने जरूरी सामान और पेट्रोलियम पदार्थ लेकर नेपाल में प्रवेश किया था। ये ट्रक नेपाल में नए संविधान का विरोध कर रहे लोगों की नाकेबंदी के कारण भारतीय सीमा में फंसे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने पिछले 11 दिनों से 5 प्रमुख जांच चौकियों की नाकाबंदी कर रखी थी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार के लिए शानदार तेजी वाला साबित हुआ। अच्छे विदेशी संकेतों के बल पर आगे बढ़ते हुए दिन भर बाजार में तेजी का माहौल नजर आया। सेंसेक्स 564 अंक की मजबूती के साथ 26,785 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 168 अंक की बढ़त के साथ में 8,119 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी का माहौल देखने को मिला। आयरलैंड के विलियम कैम्पबेल, जापान के सतोशी ओमुरा और चीन के यू तू को परिजीवी से होने वाली बीमारियों पर शोध के लिए संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। कैम्पबेल और ओमुरा के एक नई दवा एवरमेक्टिन की खोज के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा संयुक्त रूप से दिया गया है और यूयू को आर्टिमिसिनिन नाम की दवा के इजाद के लिए पुरस्कार का शेष आधा हिस्सा प्रदान किया गया है। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने सीरिया के ऐतिहासिक शहर पालमियरा की एक और महत्वपूर्ण धरोहर को विस्फोट से उड़ा दिया। आतंकवादियों ने आर्क ऑफ ट्रम्प यानी कि जीत की मेहराब के नाम से मशहूर ऐतिहासिक अवशेष को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। समझा जाता है कि इसका निर्माण 2000 साल पहले हुआ था। रूस ने पिछले 25 घंटे में सीरिया पर 25 हवाई हमले किए। इन हवाई हमलों में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को अपना निशाना बनाया। रूस के रक्षा विभाग ने बताया कि होम्स प्रांत के इस्लामिक स्टेट के 3 ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कटक में खेला जा रहा है। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है। जहां दक्षिण अफ्रीका दूसरे मैच को जीतकर T20 सीरीज पर कब्जा जमा लेगा, वहीं भारत को इस सीरीज में बने रहने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा।